ज्यादा उधर बैठो। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 है द लेडी ऑफ द टाइगर, यानी कि या तो एक महिला और या पिता। और ये एक ऐसी कहानी है जिससे कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। राजा की थोड़ा सा अपन कहे तो एक प्रकार से अपन ये कह रहे हैं कि जो बहुत ही अति नरसंस राजा है उसकी कहानी को बयान करता है। पहले देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, द लेडी ऑफ द टाइगर वाज पब्लिश्ड इन 1882। लेडी ऑफ द टाइगर का प्रकाशन 1882 में हुआ था। While the first half of the story provides a glimpse of the semi-barbaric king, whose method of giving judgment was fanciful. पहली जो आधी कहानी है वो एक राजा के अति नरसंस फरमान के बारे में बताती है, जिसका जजमेंट करने का जो तरीका है वो बड़ा काल्पनिक है, कल्पनाओं पर आधारित है, एक प्रकार से मजाकिया सा लगता है। द रिमेनिंग हाफ टचेज अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और कहानी का जो दूसरा आधा हिस्सा है वो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो मानव व्यवहार होता है, उसकी साइकोलॉजी को पॉइंट आउट करता है, उसकी साइकोलॉजी बताता है। A. Stockton himself has written this story involves a study of human heart, क्योंकि जो लेखक इस कहानी को लिखता है वो खुद भी मनुष्य हृदय की अध्ययन में संलिप्त है। मनुष्य के हृदय का जो अध्ययन हुआ है उस अध्ययन करने वाले लोगों में से एक है। Which leads to the message of passion, love, hate and excitement. और मनुष्य का जो हृदय है वो हृदय बहुत सारी जो चीजें हैं उनको लीड करता है। जैसे पैसेंस हो सकता है, किसी के प्रति पैशन हो सकता है, किसी के प्रति लव हो सकता है, हेट हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन हार्ट की होती है, ह्यूमन हार्ट के पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट की फीलिंग्स होती है, जो कहीं ना कहीं मनुष्य अपने व्यवहार के द्वारा उसे कनेक्टेड रहता है। The charm of the story lies in the suspense left in one end, in the end. कहानी का सबसे बड़ा जो चार्म है, जो आकर्षण है, वो इस कहानी के सस्पेंस में है, जो अंत तक बना रहता है। अंत में भी जब कहानी खत्म हो जाती है तब भी इस कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सस्पेंस है, जो लास्ट तक बना रहता है, which is likely to arouse a chain of curiosities in the reader. In the suspense, जो arouse the chain of curiosities in reader, और ये सस्पेंस ऐसा होता है जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, उन पाठकों की एक क्यूरियोसिटी को बनाए रखते हैं, जिज्ञासा को बनाए रखते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द सस्पेंस या व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस सस्पेंस। ये जो सस्पेंस है इसकी वास्तविकता है क्या, आखिर ऐसा होता है या ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। जो रीडर्स है वो खुद अपने तर्क पर या अपने तार्किक पावर पर इस क्वेश्चन का हल ढूंढते रहते हैं। देखिए क्या होता है। छोटे खड़ा हो जाओ, पीछे जो लड़का बैठा है खड़ा हो जाए, ऐसे कुछ पॉइंट चला जाओ।
लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग, लंबे समय पहले, काफी लंबे समय पहले एक राजा रहता था, हु वाज क्रूर, जो कि एक प्रकार से अपन ये कहें क्रूर था। क्रूर का मतलब क्रूर से नहीं है, असभ्य। क्रूर से मतलब क्या है? अनसिविलाइज्ड, जो कि एक प्रकार से असभ्य था। एंड वेरी मच लाइक ए सैवेज, और बहुत ज्यादा अपने काम के लिए सैवेज था, जंगली, बहुत ज्यादा सैवेज था। He had learned some manners from his Latin neighbors। उसने क्या किया कि अपने जो अड़ोसी पड़ोसी थे, उन अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ नियम सीख लिए। उस राजा ने अपने पड़ोसियों से कुछ नियम सीख लिए। बट मोस्टली ही वॉज बार्बेरिक, लाउड एंड रूफ। हालांकि उसने कुछ नियम सीख लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो असभ्य था, अल्टरनेट जिसे हम कहते हैं, जंगली था, और उसके जो तरीके थे वो असभ्य थे। He had none of the grace and polish of his neighbor। उसने अपने पड़ोसियों से कुछ सीखा, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पड़ोसियों के लिए उसके मन में किसी भी प्रकार का शिष्टाचार, कोई आदर्श या किसी प्रकार का कोई लगाव या किसी प्रकार का कोई थैंकफुल जो पोजीशन होती है, जो अपन कहते हैं कि कोई धन्यवाद प्रेषित करने वाली चीज उसके अंदर नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जंगली, क्योंकि वो असभ्य था। पोलाइट कौन होता है? जो व्यक्ति सभ्य होता है वो पोलाइट होता है। जो व्यक्ति सभ्य होता है उसमें शिष्टाचार होता है। अब राजा जब खुद ही जंगली था, बारबेरिक था, तो उसमें कहां से शिष्टाचार होगा, पोलाइटनेस होगी क्या? नहीं होगी। He was a man of great fancies। ये व्यक्ति बड़ी कल्पनाओं वाला व्यक्ति था, बहुत ज्यादा फैंसीज वाला व्यक्ति था, बहुत ज्यादा कल्पना की दुनिया में रहता था, काल्पनिक दुनिया में रहता था। एंड इवन ग्रेटर देन द सीज। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि वो कल्पनाओं में भी बड़े जोश के साथ रहता था। ऐसा नहीं था काल्पनिक वर्ल्ड में विचरण करते समय उसमें जोश नहीं था, बड़ा उत्साह और बड़ा जोश उसमें हुआ करता था। Because he had so much authority as a king, क्योंकि एक राजा के रूप में उस व्यक्ति के ये अधिकार थे। He was able to force some of these fancies into reality। राजा था, इसलिए अपनी जो कल्पना दिखा रहे हैं, आगे मुझे बैठ जाओगे। उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस था, और देखिए वो राजा था, इसलिए अपनी जो कल्पना थी, जो काल्पनिक उसकी जो फैंसीज थी, उनको वो रियलिटी में लागू कर सकता था, बना सकता था। किसी राजा को कल्पना हुई, काल्पनिक रूप से उसने कुछ सोच लिया। अब राजा के पास तो पूरी ताकत होती है, पूरी शक्ति होती है, वो जो बोलता वही कानून होता है, वो है सब कुछ वही होता है, तो वो चाहे तो उस कल्पना को भी रियलिटी में बदल देता है, उसका कानून बना देता है। राजा के समय कोई लिखित कानून नहीं हुआ करते थे, जो राजा कहते हैं वो कानून, इसलिए वो राजा था, उसमें ताकत थी, उसमें पावर था, वो किसी भी फैंसीज को रियलिटी में बदल सकता था। His personality was normally calm। उसकी पर्सनालिटी यदि देखी जाए तो नॉर्मली वो शांत स्वभाव का था। नॉर्मली कैसा था? काम, शांत थी। लेकिन उसकी पर्सनालिटी या पर्सनालिटी कब तक शांत रहती थी? When everything was in order। जब सब कुछ नियमानुसार चलता रहता। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बनता है। When was the king calm
in his personality? तो जवाब होगा the king was very calm when everything was in order. जब सब कुछ नियमानुसार चलता था, सब कुछ कानून के तरीके से चलता था, तो राजा कैसा होता था? बिल्कुल शांत स्वभाव का, कोई मतलब नहीं है, आप जा रहे हो, वो आ रहा है, सब काम चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहता। When there was a little hitch, however, he was absent and लेकिन जैसे ही कोई कानून टूटता, जैसे ही कोई कार्य थोड़ा सा डिसऑर्डर होता, तो राजा बड़ा खुश हो जाता, राजा बड़ा जोश में आ जाता, ये महाराजा बड़ा उत्साहित हो जाते। एक क्वेश्चन यहां से पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, Why was the king happy when something happened disorder? जब कुछ डिसऑर्डर के अंदर हैपन होता, जब कोई कानून से बाहर होता, या कोई कानून टूटता, या कोई चीज खराब होती, तो राजा खुश क्यों होता था? जवाब देखिए, He loved it when things went wrong. क्योंकि चीजों के गलत होने से वो बहुत प्यार करता था। जब कोई कानून टूटे, कोई चीज गलत हो, कोई गलत काम हो, तो उसे वो बहुत प्यार करता था। क्यों करता था? Because that meant that he could then correct them. क्योंकि इसका मतलब है कि अब वो उनको सही कर देगा, ठीक कर देगा। और आप देखिए, एक राजा बैठा हुआ है, न कहीं कोई चोरी हो रही, न कहीं कोई किसी का अपमान कर रहा, न कोई काम हो रहा, कोई गलत काम नहीं हो रहा, लोग रोजाना अपना जीवन जीते हैं, बड़े शांत से चल रहे हैं, तो राजा के पास तो कोई काम नहीं, बैठा रहो चुपचाप। क्योंकि राजा का काम क्या है? किसी गलत को दंड देना, कोई अपराधी को पनिशमेंट देना, किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करना, उसको मरवाना या फिर जेल में डाल देना, ये उसके काम होते हैं। तो लेखक कहता है कि जब भी चीजें when things went wrong, the king was happy. The king was happy because he thought now he could make them right. क्योंकि वो ये सोचता था कि अब वो उन चीजों को ठीक कर देगा, अब वो उन चीजों को क्या कर देगा? ठीक कर देगा, ऐसा उसको लगता था। He loved to make the crooked straight. crooked का मतलब होता है बेटा टेढ़े लोग, ऊपर निकले हुए लोग। जो टेढ़े लोग होते थे, टेढ़े काम होते थे, उनको सीधा करने का उसको बड़ा प्यार था, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि वो उनको क्या कर देता था? सीधा कर देता था। जैसे किसी के ऊपर निकली हुई है, उसको पकड़ के सीधा कर देना, यानी टेढ़े कामों को सीधा करने में राजा को बड़ा मजा आता था, बहुत प्यार करता था। To crush down the uneven places in life. जीवन में कोई भी ऊपर खाबड़ काम होता, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अनइवन वर्क होता, तो इसको स्ट्रेट कर देना, उसको सीधा कर देना, ये राजा को बहुत पसंद है। ऐसे काम राजा बहुत अच्छी तरीके से करता है। He decided that there should be a way to add culture to the lives of his subject. उसने सोचा कि अपनी प्रजा का जो जीवन है उसमें एक कल्चर स्थापित करना चाहिए। राजा ने सोचा, इन मेथड वॉज द पब्लिक एरोना। ध्यान देना, यही सबसे बड़ी चीज है इसकी। इस राजा का मेथड जो होता था, लोगों को दंड देने का और लोगों को रिवार्ड देने का, वो होता था पब्लिक एरोना। यानी एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि कुश्ती का मैदान, बहुत बड़ा एक अरोना बनाया जाता था, जिसमें बिल्डिंग होती थी पूरी, एक बड़ा सा मैदान होता था। इसमें आपने देखा होगा कई लोग कुश्ती खेलते थे, राजा महाराजा बैठते थे, ऊपर देखते थे, फिर उनको वो रिवॉर्ड देते थे। तो ये सारी चीजें वहां होती।
10 women and 20 performed before audience। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू नो अबाउट एरोना, आप एरोना के बारे में क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे कि एरोना इज ए रेसलिंग प्लेस where beasts and women would fight। एरोना या परफॉर्म्ड दैट पावर, यानी कि एरोना वो स्थान था, एक ऐसा कुश्ती का स्थान, एक ऐसा अखाड़ा जिस अखाड़े में मनुष्य और जानवर एक साथ अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे, यानी मनुष्य और जानवर दोनों अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे। But his fancies asserted themselves here। लेकिन राजा की जो कल्पना थी वो यहां पर भी उसने लगाई। क्या किया? The arena that he built was not for the honor of the glory of gladiators। लेकिन कहता है कि जो अरोना एक प्रकार से जो दंगल स्थल उसने बनाया वो लोगों के रिवाज के लिए नहीं था कि कोई मनुष्य किसी जानवर से कुश्ती खेलेगा, इसलिए नहीं था। It was not for beasts to fight each other to the finish। ये कोई जंगली जानवरों को आपस में लड़ कर मर जाने के लिए नहीं था। It was not even for throwing religious heretics to the lions। ये ऐसा नहीं था जहां कोई धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति को शेर के सामने फेंक दिया जाए और शेर उसको वहां लोगों के सामने खाए, ये वो इस्लाम नहीं था। It was believed for the purpose of widening and developing the mental energies of his people। राजा का ऐसा मानना था कि ये अखाड़ा तो उसकी प्रजा की जो मेंटल पावर है, जो मेंटल पावर है, जो रिलीजियस पावर है, उसको डेवलप करने के लिए था, यानी कि उससे या इस अखाड़े के माध्यम से वह अपनी प्रजा की, अपनी पब्लिक की मेंटल पावर को डेवलप करता था। It was the best amphitheater। एम्फीथिएटर जानते हैं? सिनेमा हॉल देखा है किसी? जहां पर जाते हैं, बैठते हैं, एक प्रकार का, मतलब एक ही तरफ वो होगी जहां सब कुछ दिखाई देगा, बाकी सारा का सारा क्या होता है, कवर्ड। तो ये एक प्रकार का एम्फीथिएटर था। लेखक कहता है विद एनसर्कलिंग गैलरीज। ये ऐसा एम्फीथिएटर था जिसके चारों तरफ गैलरीज बनी हुई थी। जिसके चारों तरफ क्या बनी हुई थी? गैलरीज बनी हुई थी। मिस्ट्रीज, वॉल्स एंड अनसीन पैसेज। रहस्यमयी गलियां बनी हुई थी और नहीं दिखाई देने वाले रास्ते थे, बिना दिखाई देने वाले पैसेज बने हुए थे जो दिख ही नहीं थे। It was not to be means for poetic justice। ये जो स्थान था ये किसी प्रकार के काव्यात्मक न्याय के लिए नहीं था। It was to be place where crime was punished। ये एम्फीथिएटर वो एम्फीथिएटर था जहां राजा क्राइम को पनिश करता था, जहां अपराध को दंड मिलता था, जहां अपराधी को दंड दिया जाता था। और वर्ची रिवॉर्डेड और बाई चांस, और जो सद्गुण होता था, अच्छा काम होता था, उसको रिवॉर्ड दिया जाता था। लेकिन ये होता संयोग से था, बाई चांस होता था। ये ऐसे नहीं होता था कि इसके अंदर इसको रिवॉर्ड मिलेगा, इसको सब, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है तो इसको एम्फीथिएटर में लाओ, एरोना में लाओ, वहां इसको सम्मानित किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहां सब कुछ जो डिसीजन होता था वो काल्पनिक होता था, फैंसीज होता था। When the king was interested in people and their crimes, जब राजा लोगों में और लोगों के अपराध के अंदर इंटरेस्ट लेता, रुचि लेता, he would dictate that their fate should be decided in the arena।
वो उनको एक ही बात कहता है कि ये व्यक्ति है, इसका भाग्य का निपटारा या इसके भाग्य का आकलन कहां किया जाएगा, अरेवा में किया जाएगा, उस एम्फीथिएटर में किया जाएगा। This king knew no traditions from other kings. His only allegiance was to himself and to his own fancies. ये राजा अपने पड़ोसी राजाओं से कोई नकल नहीं करता था, कोई अच्छी बातें नहीं सीखता था, सिर्फ उसकी कल्पनाएं होती थी और कल्पनाओं के हिसाब से चलता रहता था। The chance fate decision in the aroma came about because of his romantic yet barbaric idealism. और एरोमा के अंदर जो फेट का डिसीजन होता था वो भी लेकर कहता था कि इसका जंगलीपन आदर्शवाद होता था, एक जंगली आदर्शवाद का वो परिणाम होता था। देखिए वास्तव में होता क्या था, इसको यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए। आगे वाला पैसेज अपन पैराग्राफ कल पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको समझिए चैप्टर में था क्या। एरोमा का एक सिस्टम था पूरा, जैसे यहां बहुत बड़ा सिंहासन बन गया, पूरा का पूरा ये एम्फीथिएटर बना दिया पूरा, सामने लोग चारों तरफ गैलरियां थी, मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो बीच में लड़ने की जगह और इसके चारों तरफ बिल्डिंग बना दी जाए। बिल्डिंग में चारों तरफ क्या बना दिया, गैलरी, रास्ते थे, पैसेज थे, और एक साइड में यहां महाराजा का वो बना दिया, राजा का सिंहासन बना दिया। अब वो जो गैलरी थी उसके दरवाजे होते 2 4 5 जगह। राजा जहां बैठता था उसके नीचे एक तरफ इधर दरवाजा था, एक तरफ उधर दरवाजा था, एक उधर दरवाजा था, एक उधर दरवाजा था। और वो सामने जो चीजें हैं वहां लोग ऊपर बैठे हैं और अंदर क्या होगा, वो एक लड़ाई का मैदान होता ही। तो राजा क्या करता था, मनुष्य के अनुसार, मनुष्य की चॉइस के अनुसार दंड देने का एक विधान बनाता था। जो अपराधी होता, राजा के नीचे वो जो बना हुआ होता था उसमें से एक अपराधी निकलता, मतलब अपराधी को एक दरवाजे से लाया जाता, फिर दूसरा जो दरवाजा होता था उस दरवाजा में सिर्फ 2 ही चीजें निकलती थी, या तो कोई शेर निकलता था या फिर कोई महिला निकलती थी। 2 दरवाजे होते थे, कभी एक दरवाजे से महिला आती, इस दरवाजे से एक बार महिला आई तो ऊपर वाले दरवाजे से शेर आ गया, कभी इधर वाले दरवाजे से महिला आती, इधर वाले से शेर आ जाता। तो पूरा का पूरा जो एम्फीथिएटर था, एक मिनट रुक जाओ, उसमें यही होता था कि एक दरवाजे से अपराधी को लाया गया एक तरफ से, दूसरे तरफ जो 2 दरवाजे थे उस अपराधी को कहते कि दोनों में से जो तेरे को अच्छा लगे वो दरवाजा खोल दे। एक दरवाजे में तेरा अवार्ड है, दूसरा दरवाजे में तेरा पनिशमेंट। यानी एक दरवाजे से महिला निकलेगी, एक दरवाजे से शेर निकलेगा। शेर एक निकलेगा तो वो भूखा होगा, तेरे को भी खा जाएगा तो तुझे दंड मिल गया, और महिला निकलेगी तो तेरी उस महिला से शादी करवा देंगे, तेरा विवाह होगा। ये राजा का सिस्टम था। जो शेर होता, चीता होता, उसको बहुत खूंखार काम में रखा जाता था, जो बाहर निकलते तुरंत टुकड़े कर दे उस आदमी के। और महिला जो चूज करके रखी जाती थी वो भी उस आदमी की उम्र के हिसाब से, जैसे 18 साल 19 साल का कोई अपराधी है तो लड़की भी 18 या 19 साल की होती थी। ऐसा आवाज विवाद नहीं था कि 20 साल का लड़का था 50 साल की बुढ़िया को निकाल को शादी करवा दी, वो भी नहीं होता। मतलब राजा दंड को अपने हाथ में नहीं लेता था, वो कहता था भाग्य के हिसाब से होने दो, इसके भाग्य में जो लिखा है वैसा होगा। ये खुद अपनी इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये अपनी मौत को बुलाता है, अपनी विवाह को बुलाता है। अब दरवाजा ठीक तो माने की वो चिंता करता है, ये महीना रहता तो एक को खोलने जाके
सब में से अलग अलग निकलते थे, कभी इसमें से महिला आती उसमें से शेर आ जाता, कभी इसमें से शेर आता उसमें से महिला आ जाती। एक दरवाजा खोलता, अब एक दरवाजा खोलता उसमें से महिला आ जाती, तो महिला के आते फिर अलग अलग दरवाजों से गाने बजाने वाले, ढोल वाले, वो सारे आते, और मंत्र मंत्र पंडित निकल के आता एक दरवाजे में से, पूजे पूजे पूरी पूजा पाठ के साथ उनकी शादी कराकर आगे आगे बच्चे नाच रहे हैं, उन दोनों को ले जा रहे हैं, उनके घर में छोड़ देते हैं। और राजा ऐसा तब भी कर देता था चाहे अपराधी पहले से शादीशुदा हो, अपराधी पहले से शादीशुदा था तब भी उसको शादी करनी पड़ती थी कि महिला के लिए शादी कर, और या चिता निकला है उसको खा जाता था। होता क्या है कि इस कानून में एक बार राजा की लड़की होती है, उस लड़की को ही किसी से प्यार हो जाता है, और इस बात का राजा को पता चल गया, तो राजा अपनी लड़की को दंड देता है उस एरोना में, लड़की को नहीं, वो जो राजा की लड़की से प्यार करने की गुस्ताखी करने वाला जो लड़का था उसको दंड देता है उस एरोना में। तो क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने के लिए अपन इस चैप्टर को देखेंगे कल। तब तक के लिए तुम जाओ अपनी क्लास में, क्योंकि आज मीटिंग